चलो जी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वोल्टेज पढ़ा था, काफी डिटेल में देखा था। वोल्टेज हमने कहा था इट्स डिफाइंड एज वेक्टर ऑन अ यूनिट चार्ज। चार्ज का असल मकसद एक सर्किट के अंदर घूमने का वो ये है कि चार्ज एनर्जी जो है वो बोरो करता है बैटरी से, एंड वो एनर्जी जो है वो सप्लाई करता है टू दी कंपोनेंट्स या टू दी अप्लायंस जो भी हमने लगाई हुई है। जनाब एनर्जी दी जा रही है तो वर्डन किया जा रहा है चार्ज के ऊपर। जब चार्ज खुद एनर्जी दे रहा है तो वो वर्डन खुद कर रहा है। दैट वर्डन ऑन अ यूनिट चार्ज, एनर्जी कैरीड बाय यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन अ यूनिट चार्ज मे बी रेफर्ड एज अ वोल्टेज। मैंने कहा था ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस दो नाम है जिससे हम अपने वोल्टेज को रेफर करते हैं। दोनों ही वोल्टेज है, कब ईएमएफ एंड कब पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे? जिस वक्त चार्ज पर वर्डन किया जाए और चार्ज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाए फ्रॉम एनी नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, वो ईएमएफ कहलाएगा। और जब चार्ज अपनी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी दूसरी नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है अक्रॉस अ कंपोनेंट, अक्रॉस टू पॉइंट्स, उसे आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मैंने कहा था कि एक सर्किट के अंदर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसका सम निकालेंगे तो लाजमी तौर पे ईएमएफ के बराबर में निकलेगा। अच्छा, फिर हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था, थोड़ी सी डिटेल्स हम लोगों ने देखी थी, करंट एंड वोल्टेज को मिला करके कुछ अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने देखी थी। सबसे पहले हमने बात की थी मेजरमेंट से रिलेटेड। मैंने कहा था देखें, मेजरमेंट ऑफ करंट इज ऑलवेज थ्रू अ सिंगल पॉइंट, थ्रू अ कंपोनेंट, थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, थ्रू अ वायर। कि हम बात करेंगे इस स्पेसिफिक पॉइंट से, इस वायर से कितना करंट गुजर रहा है, इस कंपोनेंट से कितना करंट गुजरा था, एक सिंगल पॉइंट से कितना करंट गुजरा था। तो अगर उसको मेजर किया जा रहा है तो एक सिंगल पॉइंट पे किया जाएगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा के एक चार्ज पर, एक कंपोनेंट पर कितना पोटेंशियल खर्च हुआ है, तो वो बिफोर एंड आफ्टर वाली सिचुएशन मेजर करनी पड़ती है कि पहले कितना था बाद में कितना था। जो डिफरेंस हुआ वो वोल्टेज यूटिलाइज्ड बाय द कंपोनेंट हुआ, तो हम उसे कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज मेजर्ड अक्रॉस टू पॉइंट्स। अब उन दो पॉइंट से अक्रॉस एक कंपोनेंट भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, तमाम कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने इसके एक सर्किट का एक छोटे सा पार्ट ड्रॉ करके हम लोगों ने देखा था ए बी सी डी डिफरेंट हमारे पास पॉइंट्स है, और हमने किस तरह उन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने पोटेंशियल मेजर किया था। और फिर आखिर में हम लोगों ने देखा था रिलेटिंग करंट एंड वोल्टेज, के वोल्टेज एंड करंट का एक्चुअल रिलेशन क्या है आपके पास। यहाँ पर एक थर्ड क्वांटिटी रेजिस्टेंस का बहुत अहम रोल होता है, जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को कांस्टेंट कर रखा था। रेजिस्टेंस अगर किसी के दिमाग में है भी, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, वो इसलिए भी रखा था कि जब रेजिस्टेंस पढ़ लें और दोबारा इस कॉन्सेप्ट को कभी रिव्यू करें तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस का जो एक थोड़ा सा एलिमेंट नजर आए कि जनाब रेजिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, तो वो आपको याद है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है। अब मैंने सब तीन बातें हमने सबसे अहम कही थी। पहली बात हमने की थी कि जनाब करंट उसी सूरत में फ्लो करेगा जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट्स के एंड एंड मतलब स्टार्ट एंड एंड दो पॉइंट्स के ऊपर आपके पास इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, तभी करंट फ्लो कर रहा है, वरना करंट फ्लो आपके पास नहीं करेगा। दूसरी बात हमने की थी कि करंट का जो फ्लो है उसका जो मैग्नीट्यूड है ये टोटली डिपेंड करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा आपके पास करंट फ्लो कर रहा होगा, राइट। अच्छा, लास्ट बात हमने की थी कि करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है। करंट के फ्लो की डायरेक्शन होती है आपके पास फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ ग्रेटर पोटेंशियल रीजन, ग्रेटर पोटेंशियल पॉइंट, टू अ लेसर या लोअर पोटेंशियल पॉइंट। इस तरह करंट का फ्लो होता है ना। अब आज का जो लेक्चर है वो थर्ड मेन क्वांटिटी जो कि रेजिस्टेंस है। मैंने शुरू में कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते वक्त तीन मेजर क्वांटिटीज हैं जिनको सर करना है हमने। एक था करंट, वो हमने पढ़ लिया। एक है वोल्टेज, वो हमने पढ़ लिया था। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज रेजिस्टेंस। ठीक है। तो आज हम रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे। रेजिस्टेंस होती क्या है, रेजिस्टेंस का ओरिजिन क्या है, कॉज क्या है, रेजिस्टेंस के इफेक्ट्स क्या क्या है। ठीक है ना। तो मेजर क्वांटिटी है सर्किट्स में। किसी भी कंपोनेंट को पढ़ने के लिए हम उसकी रेजिस्टेंस के थ्रू ही उसको पढ़ रहे होते हैं। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। देखिए, रेजिस्टेंस को जब समझ रहे होते हैं, क्योंकि नाम रेजिस्टेंस हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते हुए जब भी रेजिस्टेंस का वर्ड आता है तो हमारे जहन में चीज आती है कुछ हिंड्रेंस से रिलेटेड, कुछ ऑपोजिशन से रिलेटेड, कुछ फ्रिक्शन से रिलेटेड बातें। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक 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 मिस कॉन्सेप्ट, एक मिस स्टेटमेंट आ जाती है दिमाग में कि जनाब रेजिस्टेंस माइट बी या इज द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ मोशन। जाहिर है कि वो मूव कर रहा है तो उसको जो हिंड्रेंस मिल रही है, जैसे हर मूवमेंट में हमने काइनेमैटिक्स में पढ़ रखा है कि जनाब हिंड्रेंस होती है, एयर रेजिस्टेंस कह लें, डिस्कस ड्रैग कह लें, व्हाटसोएवर।
तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होती होगी, जाहिर है एक चीज मूव कर रही है, उसको ऑपोजिशन मिली और उसको आपने रेजिस्टेंस का नाम दे दिया। ये एक मिस कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कोई फिजिकल हिंड्रेंस नहीं मिल रही है इसको, फिजिकल तो खैर है ही, लेकिन ये मतलब ऐसा कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है आपके पास, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है आपके पास, इट इज नॉट अ हिंड्रेंस। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन से रेजिस्टेंस के मतलब नहीं समझ में आएंगे, लेकिन डिफाइन हम कर लेंगे और फिर देखते हैं कि रेजिस्टेंस एक्चुअली होती क्या है। देखिए सबसे पहले रेजिस्टेंस को आप डिफाइन करेंगे मेरे साथ। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इसको मैथमेटिकली लिखेंगे इसी बात को, तो हम लिख देंगे कि रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय आर। याद रहे कि रेजिस्टेंस जिसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह एक कंपोनेंट आज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होगा, वो रेजिस्टर होगा। ठीक है, रेजिस्टर कंपोनेंट है, रेजिस्टेंस क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। रेजिस्टेंस मैंने लिखा V ओवर I, रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, अच्छा अब इसका जो यूनिट है, द यूनिट इज ओम्स, अगेन अ साइंटिस्ट, एंड इस ओम का जो सिंबल होता है वो ओमेगा इस तरह करके बनाया जाता है। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं कि 1 ओम इज वोल्ट्स पर एम्पियर इस तरह करके। ठीक है ना, द पॉइंट इज कि सर ये जो इसकी रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आपने लिखवाई है ना, इससे रेजिस्टेंस का मतलब अभी भी समझ में नहीं आ रही कि व्हाट इज रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो अब थोड़ा सा मूवमेंट ऑफ चार्ज पे दोबारा से आ जाते हैं, फिर बात करते हैं। हमने इस टाइप की एक डायग्राम करंट को समझते वक्त देखी थी। मैंने कहा था कि करंट का फ्लो कुछ इस तरह का है कि कंडक्टर के अंदर मौजूद है एटम्स, एटम्स के अंदर जो एटम्स के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, पोटेंशियल अप्लाई कर देने पे, अब यहाँ पे बात पोटेंशियल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कि पोटेंशियल जब अप्लाई हुआ होगा, जब यहाँ पे एक हायर पोटेंशियल होगा, यहाँ पे एक लोअर पोटेंशियल होगा, तो इलेक्ट्रॉन सॉरी, यहाँ पे आपके पास हायर पोटेंशियल है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल होगा, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो असल में तो पहले से ही बोल दिया था लेकिन मेरे को मसला नहीं है, तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास मूव करना शुरू कर जाते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट एटॉमिक लेयर्स। ठीक है ना, इस तरह एटम टू एटम वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। असल में वो करंट की डायरेक्शन इस तरह हो जाती है, तो हायर पोटेंशियल तो डेफिनेटली यहीं पर होगा आपके पास, तो हायर पोटेंशियल यहाँ पर है, लोअर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह की है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ मूव करवाए थे। अब ये बात इतनी सिंपल नहीं थी जितनी हमने वहां पे कह दी थी कि भाई एक एटम से दूसरे एटम पे वो ड्रिफ्ट कर रहा है। भाई जिस एटम से वो ड्रिफ्ट कर रहा है वो एटम खुद भी वाइब्रेट कर रहा है, और अगले जिस एटम के ऊपर उसने जाना है वो एटम भी वाइब्रेट कर रहा होगा। तो इट्स जस्ट नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म के एक प्लेटफॉर्म से उठे और दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले गए, ऐसा नहीं है। उसने अपनी मौजूदा एटम की वाइब्रेशन को ओवरकम करना है और जिस एटम के ऊपर जाना है उसकी वाइब्रेशन को ओवरकम करना है। नाउ ड्यू टू दिस एटॉमिक वाइब्रेशन, जिसके थ्रू, जिन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हॉप करता हुआ जा रहा है, जंप करता हुआ जा रहा है, ड्रैग करता हुआ जा रहा है, उन एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से एक चार्ज की एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट हो जाती है। नाउ दिस इज द अनवांटेड फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेशन। डेफिनेटली चार्ज ने अपनी एनर्जी खर्च करनी है, लेकिन ये वाली जो फॉर्म ऑफ एनर्जी खर्च हुई है इन ओवरकमिंग द एटॉमिक वाइब्रेशन, ये अनवांटेड थी, इस वजह से इस चीज को नाम रेजिस्टेंस का दिया गया था। तो बेसिकली रेजिस्टेंस इज कॉज्ड बाय एटॉमिक वाइब्रेशन। हर एटम वाइब्रेट कर रहा है, तो एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से चार्ज की एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी, चार्ज खुद इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखा हुआ था, वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से थर्मल एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। दिस इज रेफर्ड एज रेजिस्टेंस। ठीक है, अब पहली बात यह है कि एक तो रीजन नजर आ गया हमारे पास एटॉमिक वाइब्रेशन, तो जैसे मैंने कहा था फिजिकल फैक्टर तो है, तो यस इट्स अ फिजिकल फैक्टर, एटॉमिक वाइब्रेशन इज अ फिजिकल फैक्टर। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और फैक्टर है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कॉज होती है, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ थर्मल डिसिपेट होती है। वो ये है
कि यहाँ तो बहुत ही सिंपल सी एक हाइपोथेटिकल सी डायग्राम हम बना देते हैं अपने दिमाग को क्लियर करने के लिए कि जनाब ये यहाँ चला गया था, यहाँ चला गया था ना, ऐसा नहीं है। देखिए एटम जो है वो आपके पास बिटवीन द लेयर्स ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं। तो मुमकिन बात यह है कि एक एटम यहाँ जा रहा था, सॉरी इलेक्ट्रॉन सॉरी, और एक दे क्रॉस देयर पाथ्स। मुमकिन है क्रॉस देयर पाथ्स से मुराद ये नहीं कि मतलब ये कि इतना आपके पास देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ एटम्स, ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो इन मूविंग इन ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स में म्यूचुअल रिपल्जन भी होती है, राइट। तो अगेन द अनदर रीजन इज म्यूचुअल रिपल्जन। म्यूचुअल रिपल्जन होने की वजह से भी इनकी सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। So basically, resistance is caused by the atomic vibration and the intercollision between the electrons. So this is the main cause. Define आप ratio of voltage and current से ही करते हैं उसको। तो आप लिखेंगे इस बात को कि resistance is caused by atomic vibration and intercollision या फिर mutual repulsion between the electrons। between the electrons और जनरल टर्म के लिए मैं चार्ज के लिए कवर्ड यूज कर लेता हूं, ठीक है, चार्ज के लिए। ठीक है जी ना। अब अगर ये बात हमें समझ में आ गई कि जनाब रेजिस्टेंस को कॉज करना जो है वो एटॉमिक वाइब्रेशन है उसका कॉज या फिर म्यूचुअल रिपल्जन है, तो नाउ यू थिंक कि ऐसा तो कोई कंडक्टर नहीं है जिसमें आप ये कह सकेंगे एटॉमिक वाइब्रेशन मौजूद नहीं है। एवरी कंडक्टर हैज एटॉमिक वाइब्रेशन। इंटर कोलिजन तो लाजमी तौर पर होंगी, जनरल फिनोमेना है आपके पास। तो यस, हर कंडक्टर सर्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अब कंडक्टर किसको कह रहे हैं आप? आपके पास बैटरी इज अ कंडक्टर, वायर्स तो है ही। बैटरी इज अ कंडक्टर जिसको आप रेजिस्टर कहते हो, वो प्रॉपरली डिजाइंड रेजिस्टर है जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। उसके अलावा आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स आप लगा रहे हैं, आपके पास बल्ब लगा हुआ है, आपके पास बजर लगा हुआ है, आपके पास बैटरी लगी हुई है, आपके पास स्विच लगा हुआ है, कनेक्टिंग वायर्स लगे हुए हैं, आपके पास एम मीटर्स, वोल्ट मीटर्स, किसी की ज्यादा, किसी की बहुत कम, किसी की नेग्लिजिबल, लेकिन जीरो रेजिस्टेंस किसी की नहीं होगी, ठीक है। इवन द कनेक्टिंग वायर्स, इवन द स्विचेस, ये भी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे होते हैं। आइडियली हम क्या कर रहे होते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो सर्टेन केसेस में हम बैटरी की रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं, वायर्स की रेजिस्टेंस को हम बहुत ही ज्यादा इग्नोर करते हैं, कनेक्टर्स की, स्विचेस की, जो मीटर्स वगैरह हमने लगाए हुए हैं, इनकी रेजिस्टेंस को हम ओवरकम कर रहे हैं यहाँ पे, इन्हें इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और हम मेजर मेजर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो ले लेते हैं। इग्नोर करने की वजह ये होती है कि इनकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू दी जो एक्चुअली कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जो कि रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट की, उनके मुकाबले में ना होने के बराबर होती है, जो कि रीडिंग में बहुत ही माइन्यूट फ्लक्चुएशन देती है। इस वजह से हम इसको आइडियली इग्नोर कर देते हैं। प्रैक्टिकली जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें इसका ख्याल रखना होता है। वो किस तरह ख्याल रखेंगे, पेपर 3 में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आपने की होगी तो उसको मैं रेफर करूंगा यहाँ पे। हाँ, ये जरूर है कि तमाम कंडक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, तमाम कंडक्टर्स एक जैसी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहे हैं। क्यों? एटॉमिक वाइब्रेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती होंगी डेफिनेटली। तो हर कंडक्टर का इंटरनल स्ट्रक्चर, एटॉमिक वाइब्रेशन का नेचर एक जैसा नहीं है। इस वजह से देर आर सर्टेन कंडक्टर जो कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे होते हैं, एंड देर आर सर्टेन कंडक्टर जो कि कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे होते हैं, सर्टेन कंडक्टर जो कि आपके पास बहुत ही दरमियानी लेवल की रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं। तो वो कंडक्टर जो कि जनाब क्लेम करते हैं कि बिल्कुल ही कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, दोज आर रेफर्ड एज गुड कंडक्टर्स, ठीक है। जैसे कॉपर। अब आपने देखा होगा जब भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह की बात हो या किसी ऐसी डिवाइस की बात हो जहां पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग या वाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप मोटर खरीदने जा रहे हैं, आप फैन लेने जा रहे हैं, आप हीटर वगैरह लेने जा रहे हैं, वो हीटर में तो कुछ और लगता है, आप इस टाइप की कोई चीज लेने जा रहे हैं, तो वहां पे एक चीज कही जाती है कि जो 100% कॉपर वायर यूज किया हुआ है।
कॉपर वायर का इतना बड़ा दावा क्यों है, बार बार सबका फोकस कॉपर वायर पे क्यों है? कॉपर वायर पे फोकस इसलिए कि कॉपर की रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, ठीक है। नेग्लिजिबल नहीं कह सकते, जीरो नहीं कह सकते, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस होनी भी चाहिए। लेटर ऑन समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस के बगैर तो गुजारा भी नहीं है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस है लेकिन कम है, तो उसकी कंडक्टिविटी अच्छी हो जाती है थोड़ी सी। हाँ, देर वो गुड कंडक्टर्स कहला दिया। आपने बोला भाई ये अच्छे बच्चे हैं, अच्छी कंडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। On the other hand, there are certain conductors जो कि high amount of electrical resistance offer करते हैं। उनका built nature कुछ इस तरह का, उनका atomic structure कुछ इस तरह का, उनके atomic vibration की nature कुछ इस टाइप की है कि वो resistance ज्यादा ऑफर करते हैं, उनकी कंडक्टेंस कम है। Now the point is, bad conductors बोला, गंदे बच्चे उनको यूज नहीं करना, नहीं करना है। There are a lot of uses जहां पे आपको resistance high चाहिए। मैंने अभी एक बात ये बोली थी जिसको अभी हम लिखेंगे भी, कि जनाब रेजिस्टेंस के नतीजे में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट जा रही है। देयर आर अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स, देयर आर अ लॉट ऑफ डिवाइसेस जहां पे हमें आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ हीट चाहिए होता है। आप आयरन की एग्जांपल ले लो, वो जो इस्त्री वगैरह हम करते हैं घर पे। आप हेयर ड्रायर्स की एग्जांपल ले लो, हेयर स्ट्रेटनर्स की एग्जांपल ले लें, इलेक्ट्रिकल केटल की एग्जांपल ले लें, हीटर की एग्जांपल ले लें, फिलामेंट लैंप की एग्जांपल ले लें। ये वो सारे कंपोनेंट्स हैं जहां पे हमें वायर को हाई रेजिस्टेंस चाहिए वायर की। तो ये जो बैड कंडक्टर से गंदे बच्चे हैं, उनका यहाँ पे बड़ा अहम रोल है, ज्यादा काम है। तो एक अहम बात, कुछ अहम बातें जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला, एवरी कंडक्टर, एवरी कंडक्टर offers a certain amount of electrical resistance। ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस के नतीजे में जो हीट डिसिपेट हो रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो जाती है इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। ये बहुत बहुत अहम पॉइंट था, ठीक है ना। तो ये बात भी लिखेंगे, ड्यू टू रेजिस्टेंस अ फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, या फिर सीधे सीधे लिखते हैं, कन्वर्ट्स इनटू थर्मल एनर्जी। तो यूं आपने कभी देखा होगा कि जनाब अगर कोई कभी वायर्स वगैरह, अगर कोई अप्लायंस बहुत देर से चल रही है तो उसका जो वायर है वो गर्म हुआ हुआ होता है, ठीक है ना। रीजन क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। अर्थात गर्म होने का एक मेजर कॉज ये होता है कि जनाब एक तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थी, दूसरा ये होता है कि कभी हम लोगों ने गलत वायर लगा दिया हो। ज्यादा करंट चाहिए था, हमने जो है ना वो एक अच्छा अप्रोप्रिएट वायर यूज नहीं किया, थिन वायर यूज कर लिया, वीक वायर यूज कर लिया, तो उनकी रेजिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा थी। इन दैट केस उसमें हीट ज्यादा डिसिपेट हुई। अब ये हीट डिसिपेट होने का मतलब रेट कितना हो सकता है? देखो, अगर कॉपर वायर की बात करूं, तुम्हारे आसपास इस वक्त न जाने कितनी चीजें चल रही होंगी, ठीक है ना। कुछ नहीं तो मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ होगा तो उसका तार पकड़ के देख लेना, कोई इतना खास गर्म नहीं हुआ हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप हीटर्स की बात करो, अगर आप फिलामेंट लैंप्स टाइप की चीजें की बात करो, अगर आप हेयर ड्रायर्स की बात करें, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स काफी गर्म हो जाता है, ठीक है ना। या फिर अगर टोस्टर वगैरह की एग्जाम्पल लें, सैंडविच टोस्टर, तो विद इन फ्यू मिनट्स वो रेड हॉट हो जाता है भाई, लाल रंग का हो जाता है, उसको टच करोगे तो हाथ जल जाएगा, वो इतनी, दिस इज द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि रेजिस्टेंस आपके पास अगर हर मटेरियल, हर कंडक्टिंग मटेरियल में है, तो कंडक्टिंग मटेरियल हमारे पास दो तरीके के आते हैं। इस पे बाद में बड़ी गहरी गुफ्तगू होनी है। एक है हमारे पास कंडक्टर्स, जैसे तमाम मेटल्स जिसकी आप बात करते हैं, कॉपर वगैरह जितने भी मेटल्स हैं, ये कंडक्टर्स हैं।
उसके बाद आते हैं कुछ सेमी कंडक्टर्स. सेमी कंडक्टर्स आर कंडीशनल कंडक्टर्स. दे आर फैब्रिकेटेड इन सच अ वे, दे आर डिजाइन इन सच अ वे दैट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू देयर ओन डोपिंग रेशियो. ये डोपिंग रेशियो वगैरह चीजें बाद में है, बहुत डिटेल में भी नहीं है फिर भी. सही है. अगर मैं स्पेसिफिकली मेटल्स की बात करूं, कंडक्टर्स की बात करूं, तो कंडक्टर्स में जो कॉज था दैट वाज एटॉमिक वाइब्रेशन. ठीक है. अब ये एटॉमिक वाइब्रेशन अगर बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए, किसी भी एक स्पेसिफिक सैंपल की बात कर रहा हूँ, कॉपर की ही बात कर ले कि कॉपर की एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही वो ऑफर कर रहा था. अब एटॉमिक वाइब्रेशन अगर किसी वजह से बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर फर्क पड़ेगा. ठीक है. अब एक ही आंसर हमें मिलता है, सर ये एटॉमिक वाइब्रेशन आप कैसे बढ़ा सकते हैं? भाई मेटल को गर्म कर दो. आपने किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया, उसके एटम, उसके जो एटम्स हैं, उसके जो पार्टिकल्स मौजूद हैं वो बावले हो गए, बहुत टाइट वाइब्रेशन उन्होंने शुरू कर दी. तो इसका मतलब ये है कि उनकी रेजिस्टेंस बढ़ गई. तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर सर्टेन फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. डायमेंशंस वाले फैक्टर्स, मतलब उसकी लेंथ वगैरह, ये सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन एक एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो उसका टेम्परेचर. ठीक है सर. टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी. अब आपने एक कोई सर्किट लगाया हुआ था, कहीं से तार जा रहा था, यूजली हम क्या करते हैं कनेक्शन वगैरह अगर एक एक्सटर्नल कनेक्शन किया. अब लेट्स से वो किसी हीट सोर्स के पास से जा रहा था, तो यस दैट इज अफेक्टिंग योर सर्किट. अगर वो हीट सोर्स के पास जा रहे हैं, वो हीट जो है वो उस कंडक्टर को अफेक्ट कर रही है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है आपके पास. तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखेंगे कि दी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, the resistance of a conductor is proportional to its temperature. टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी. ठीक है. रेजिस्टेंस बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी. समझ रहे हैं आप? दोनों एक दूसरे के कंधे पे पैर रख के चढ़. तो ये है आपके पास रेजिस्टेंस की कहानी. अब रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, मैंने कहा एक्सटर्नल फैक्टर ये था कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. डायमेंशंस वाले फैक्टर कौन से हैं वो अब यहां से देखते हैं. तो एक चीज हम देख रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. ठीक है. हमने देखा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. अब फिजिकल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं. फिजिकल फैक्टर्स एज इन कंडक्टर का साइज. ठीक है. कंडक्टर की डायमेंशंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडक्टर का मटेरियल. किस मटेरियल के कंडक्टर की बात करूं? कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, व्हाटसोएवर द कंडक्टर इज. तो देखिए सबसे पहले ये तीन चीजें ध्यान में रखिएगा. सबसे पहला, कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. ठीक है. लेंथ जितनी ही ज्यादा होगी आपके पास, ठीक है, आपका जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी. अब वो यहां से लगा लें जरा आप बात को, कि देखो यार अगर मैं यहाँ पे लेयर्स बढ़ाता चला जाऊंगा तो ये इनको जो मेहनत करनी हो रही है ना, पड़ रही है हर लेयर के ऊपर, इस वाइब्रेशन से इस वाइब्रेशन एंड सो ऑन, तो ये मेहनत जरा तवील हो चुकी है आपके पास. ठीक है. तो रेजिस्टेंस क्या है आपके पास, बढ़ गई है. ठीक है ना. एक छोटा सा पैच है गड्ढों वाला, वहां पे गाड़ी की मेहनत कम थी. एक लंबा सा पैच है, ठीक है, गड्ढों वाला, तो वहां पे गाड़ी की मेहनत जरा बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ गई आपके पास. ये बहुत ही एक आसान दर्जा होता है समझने के लिए. ठीक है. तो एग्जैक्टली वही वाली चीज यहाँ पे जो है ना वो रेसिप्रोकेट नहीं हो रही होती, लेकिन एक आसान तरीन दर्जा ये होता है कि आप इसको इसका समझ लें. अच्छा, दूसरा, रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर की, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. अब ये एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया.
ठीक है, तो बल्कि पूरा ही लिख देता हूं उसको, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा है? तो देखें, अगर आपके पास एक वायर, मैंने कहा लेट्स से कि ये मैंने कंडक्टर लेट से बना दिया यहाँ पे रैंडमली, ये एक बड़े से कंडक्टर का छोटा सा पीस मैंने बनाया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं किस एरिया की बात कर रहा हूं? मैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा हूँ, ये जो पूरा एरिया था ना यहाँ पे, ये वाला, मैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास जनाब एरिया, और किस लेंथ की बात कर रहे हैं हम? इस लेंथ की बात। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने से क्या हो रहा है, अब गौर से समझिएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया आप बढ़ा देंगे तो सादा लफ्जों में जो कहा जाता है जनाब, अगर एरिया आपने बढ़ा दिया है, आपके पास जो रोड है वो उसके नंबर ऑफ लेन्स आप बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली जो फ्लो रेट है वो काफी आसान हो जाता है। ठीक है सर, एटम के लेवल पे इसको समझाएं। एटम के लेवल पे यूं समझेंगे, आपके पास अगर जगह ज्यादा है तो डेफिनेटली वो जो इंटर कोलिजन वाली प्रोबेबिलिटी है वो स्लाइटली लेसर हो जाती है आपके पास। ठीक है जी, देयर इज अ रूम फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू मूव। सही है, तो कलेक्टिवली जब मैंने इन दो चीजों को लिखा, तो मैंने कहा कि जनाब रेजिस्टेंस, अब मैं कलेक्टिवली लिख रहा हूं, तो हमने इसको इस तरह लिखा कि जनाब देखें, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की अगर देखी जाए तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। ठीक है, अब हमें पता है कि इसके आगे कांस्टेंट लगने वाली कहानी आने वाली है, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जब आप कांस्टेंट लगाएंगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा मटेरियल पे बेस्ड। किस सैंपल की बात कर रहे हैं? ये जो कांस्टेंट मैंने लगाया है, ये कांस्टेंट है रेजिस्टिविटी, जिसको रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आ जाती है मटेरियल की टाइप। ठीक है, अब जो मटेरियल मैं यूज करूंगा उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग है, आयरन की रेजिस्टिविटी अलग है, टंगस्टन की रेजिस्टिविटी अलग है, सबकी अलग अलग होगी। अब डेफिनेटली यहां से यूं समझे कि रेजिस्टिविटी से जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि वो जो कंडक्टर था, स्पेसिफिक कंडक्टर, वो उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। अब जो मैंने एग्जांपल दी थी, कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है, ठीक है ना, इसलिए वो रेजिस्टेंस ही कम ऑफर करता है। अगर मैं बात करूं टंगस्टन की, तो टंगस्टन की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि वो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर कर रहा है। तो रेजिस्टिविटी बेसिकली मटेरियल की प्रॉपर्टी है, कॉपर की प्रॉपर्टी है, आयरन की प्रॉपर्टी है। जिस तरह हम लोगों ने और चीजें पढ़ी थी, जिस तरह हम लोगों ने चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी, जिस तरह हम लोगों ने यंग मॉडुलस डेंसिटी, सारी चीजें पढ़ते हैं। डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सेम वायर, सेम मटेरियल, उनकी रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन देयर लेंथ, डिपेंडिंग अपॉन देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया, बट देयर रेजिस्टिविटी, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टिविटी वुड बी कांस्टेंट। तो ये रेजिस्टिविटी क्या है? तो रेजिस्टिविटी को मैं यहां लिख देता हूं। मैं ये कहूंगा कि जनाब रेजिस्टिविटी, अगर बोल दिया जाए दो वायर में सेम मटेरियल है, तो मतलब रेजिस्टिविटी सेम रख दिया आपने। रेजिस्टिविटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं, वही डेंसिटी वाला सिंबल है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, क्या रिलेशन? रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। ज्यादा रेजिस्टिविटी मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा भाई वो कंडक्टर। तो जो आपके पास एक एक जनरल फॉर्मूला बनता है कि किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस किस तरह निकाली जाए,
तो वो आपके पास ये रिलेशन है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं उसकी लेंथ क्या है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, और मटेरियल क्या यूज कर रहा है, ठीक है ना, उसकी रेजिस्टिविटी वो निकलने वाली है आपके पास। आएगा समझ। सो दिस इज समथिंग अबाउट रेजिस्टेंस, राइट। अब लास्ट में देखते हैं रेजिस्टेंस एंड एक चीज देखनी है रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या चीज है, ठीक है। तो यहां पर आ जाए एंड रेजिस्टर को समझते हैं। Resistor is a component that is designed to offer a certain known amount of electrical resistance. ताज्जुब खेज बात है कि सर ये क्या कर दिया, ये क्या कह दिया, ये क्यों बना दिया। भाई रेजिस्टेंस तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल में कन्वर्ट कर रहा था, तो ये क्या कहानी है, इसको समझ में आएगा। डिटेल में जरा देखते हैं। पहले जनरली इसको हम लिख दें कि रजिस्टर होता क्या है। ये सारी बातें इसलिए ये बहुत कॉमन सी बातें, इसमें से बोल भी दिया जाए तो समझ में आ जाएगा, लेकिन लिख क्यों लेते हैं कि अगर बाद में कभी आप देख रहे होंगे, डेफिनेटली देख रहे होंगे, तो रिकॉल हो जाए। रजिस्टर is is an electrical component, electrical component designed to offer a known amount of resistance। ना वो तो क्वेश्चन इज क्यों डिजाइन कर रहे हैं भाई ऐसी चीज। देखिए जब आप सर्किट बनाते हैं तो पूरे सर्किट के अंदर आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं और एक पावर सप्लाई लगाते हैं, ठीक है ना। इस एक पावर सप्लाई से आपने मल्टीपल कंपोनेंट्स को करंट भी डिस्ट्रीब्यूट करके देना है, आपने इस मल्टी एक पावर सप्लाई से वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करके देना है। जितना आपके सर्किट के अंदर जितने भी सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं सबको एक जैसे करंट की वैल्यू नहीं चाहिए, सबको एक जैसा वोल्टेज नहीं चाहिए। कहीं पर आपको वोल्टेज डिवाइड करना पड़ता है, कहीं पे आपको करंट डिवाइड करना पड़ता है। यही वो पॉइंट है जहां से आप ओरिएंटेशन लेकर आते हैं कि कुछ सीरीज में लगेंगे, कुछ पैरेलल में लगेंगे। डिवीजन ऑफ करंट एंड वोल्टेज डिपेंड करती है, इस बात पे डिपेंड करती है बात, ठीक है। तो ये डिवीजन पॉसिबल कैसे, किस तरह मैं नोन अमाउंट का करंट यहां से वहां डिवाइड कर दूं या नोन अमाउंट के वोल्टेज यहां और यहां डिवाइड कर दूं। सो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैं ये कहूंगा कि रेजिस्टर्स आर यूज इन अ सर्किट। बड़ा अहम पॉइंट है ये समझने के एतबार से, इस इन चीजों पे कोई सवाल नहीं बनेगा, लेकिन ये सवालात को हल करने में काम आने। तो आप बोलेंगे कि जनाब रेजिस्टर्स आर प्लेस्ड इन अ सर्किट, resistors are placed in a circuit to control the values of current and voltage। ठीक है। अच्छा अब एक और चीज आपने देखी होगी कि आपने ओ लेवल्स में भी थोड़ा बहुत डीसी सर्किट पढ़ा होगा, यहाँ पे भी आप डीसी सर्किट पढ़ेंगे तो डीसी सर्किट के अंदर हम मैक्सिमम टाइम जो है वो रेजिस्टर लगाते हैं। तो सर क्या और कोई कंपोनेंट है ही नहीं जिससे आप डीसी सर्किट को समझा सकते हैं? नहीं। अगर मैं बल्ब भी लगाता हूँ, अगर मैं बजर भी लगाता हूँ, मैं फैन भी लगाता हूँ, तो मुझे उसकी लाइट से कोई वास्ता नहीं है, मुझे उसकी हीट से कोई वास्ता नहीं है, मुझे उसकी हवा कितनी दे रहा है उससे कोई वास्ता नहीं है। मुझे वास्ता इस बात से कि वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितनी ऑफर कर रहा है। जितनी वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ओम्स लॉ में हम बढ़ेंगे उतना ही एक्चुअली वो वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है। इसीलिए जब हम सर्किट समझ रहे होते हैं तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ही लगा करके समझते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, तो ये तो हो गया रेजिस्टर। अब आपके पास रेजिस्टर के टाइप्स बढ़े, ठीक है ना।
आपके पास एज पर दी यूज आप मल्टीपल टाइप्स के रजिस्टर्स देखेंगे इस पूरे क्या कहते हैं सेशन के अंदर। तो ये आपके पास आ जाते हैं मेजर टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, तो थोड़ा सा फर्क अपार्ट कर लें ताकि हम सुकून से इसको समझ सकें। देखें, ये आपके पास टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स है। रजिस्टर का जो एक बेसिक डिजाइन है, वो बेसिक डिजाइन ये है कि इनका जो सब में आप देखो एक चीज कॉमन आ रही है, वो है रेक्टेंगुलर डब्बा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिंबल फॉर अ रजिस्टर। ठीक है, और ये जो सबसे पहला रजिस्टर मैंने बना रखा हुआ है ना यहाँ पे, दिस इज रेफर्ड एज अ फिक्स्ड रजिस्टर। नाम से वाज़ेह कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स्ड है। 50 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 27, 37, 1 मिलियन जितनी भी वैल्यू का रजिस्टर होगा, ठीक है, 100,000, 2,000, ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा। जहां पर मुझे एक फिक्स्ड वैल्यू चाहिए वहां पे मैंने इसको लगा दिया। मोस्ट कॉमनली यूज यही है। दूसरा वाला अगर आप देख रहे हो तो दूसरे वाले के अंदर आपके पास इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स के ऊपर मैंने एक जो है वो एरो लगा दिया है। एरो लगाने से जनाब ये हो गया एक वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर अगेन नाम में ही इफेक्ट है, इसकी रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने कहा कि इस ये एक आपके पास 100 ओम का वेरिएबल रजिस्टर मौजूद, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको 0 से लेके 100 तक इसकी रेजिस्टेंस को वेरी कर सकता हूँ। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये वहां इस्तेमाल होता है जहां पर हमने रेजिस्टेंस को, मतलब करंट एंड वोल्टेज को कभी बढ़ाना है कभी कम करना है। तो कम और ज्यादा बैटरी को चेंज करने से नहीं होगा, रेजिस्टेंस को चेंज करने से होगा। आप रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो वोल्टेज भी चेंज होगा, करंट भी चेंज होगा। किस रेशो से चेंज होगा, ये ओम्स लॉ में पढ़ेंगे। अब जो अगली चीज आ रही है वो बड़ी मजेदार चीज है। अगली चीज है आपके पास इसका, इसको दो नामों से आप पुकार सकते हैं। ठीक है ना, इसको आप पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। ठीक है जी, और इसी का एक नाम रियोस्टैट। ठीक है, अच्छा इसमें और ऊपर वाले रजिस्टर में फर्क है, दोनों ही वेरिएबल रजिस्टर है। बहुत डिटेल में फर्क इन दोनों का समझ में आएगा जब हम एंड ऑफ दिस टॉपिक पे पहुंचे हुए होंगे, जब हम पोटेंशियोमीटर, डिजाइन ऑफ अ सर्किट या पोटेंशियल डिवाइडर्स वहां पे पढ़े होंगे। तो मैं यूं समझाऊं कि ये भी अगर लेट्स से इसकी वैल्यू 0 से 100, 200, 500 मल्टीपल्स हो सकते हैं, ये भी आपके पास कुछ इसी तरह का होगा। फॉर एग्जाम्पल 100 ओम्स का है, तो मैं जीरो से 100 इसको वेरी कर सकता हूँ। लेकिन अगर इसका, अच्छा नहीं ये गलत हो गया थोड़ा सा यार, ये तो सिंबल ही गड़बड़ हो गई। ये देखिए बात कहीं की कहीं चली जाती। अच्छा हुआ कि मुझे सिंबल की बात करनी थी। शायद जी, ये है भाई कोई कहानी आपके पास। तो ये सारी बातें थर्मिस्टर अपने नाम कर रहा था, जो कि नहीं है। ठीक है जी, थर्मिस्टर साहब आपकी बारी टाइम पर आएगी। ये रहा। अच्छा, बहरहाल सिंबल में देख लें आप, यहां पर आपके पास ये 3 लेग्ड डिवाइस है। यहाँ पे रेजिस्टेंस आपके पास, मैं यूं समझ लो कि ये रेजिस्टेंस वेरी भी नहीं वेरी कर रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस को डिवाइड कर रहा है। अगर ये 100 ओम्स का है, ठीक है, जब दिस इज 100 ओम का एक रेजिस्टर और मैंने इसको 20 पे सेट किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक की जो रेजिस्टेंस है दैट इज 20, एंड इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक की जो रेजिस्टेंस है दैट इज 80। तो ये रेजिस्टेंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। सीरीज में दो रेजिस्टर लग गए आपके पास, एक की रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो दूसरे की रेजिस्टेंस कम होती चली जाएगी। कहाँ इस्तेमाल होता है वो हम देखेंगे। तो ये दोनों वो रेजिस्टर्स हैं जहां पे हमने आउटपुट को वेरी करना होता है। इसकी एग्जांपल आपके फैन का रेगुलेटर, आपके मोबाइल के साइड में लगा हुआ ये वॉल्यूम का कंट्रोल बटन, आपकी जितने भी आपके पास आउट ये जो स्पीकर आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनके ऊपर एक कंट्रोल बटन लगा हुआ है आपके पास। ठीक है, ये सब आप रेजिस्टेंस इस वेरिएबल रेजिस्टर की मदद से कर रहे हैं। ठीक है ना। अब आखिर में जो दो बने हुए हैं जिनको अलग करके रखा हुआ है, ये अलग इसलिए हैं क्योंकि ये जो आपके पास थे ये सब कंडक्टर्स थे।
ठीक है ना, दे ऑल आर कंडक्टर्स। वैसे तो सेमी कंडक्टर भी बन गए हैं, लेकिन बहरहाल इस डिटेल में नहीं जा रहे। ये आपके पास हैं दो सेमी कंडक्टर जिनका बिहेवियर नॉर्मल कंडक्टर से थोड़ा सा अलग है। तो ये जो पहला आपके पास बना हुआ है, दिस इज रेफर्ड एज अ थर्मिस्टर। ठीक है, इसका नाम है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कंडीशनली वेरी करती है। इसकी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, अनलाइक कंडक्टर्स। ठीक है ना, मैंने कहा था कंडक्टर्स में आपके पास डिफरेंट कहानी होती है, उसको थोड़ा बहुत मैं ब्रीफली समझा रहा हूं। देखो, आपके पास सेमीकंडक्टर्स दो किस्म के बनते हैं। एक होते हैं एनटीसी, एक होते हैं पीटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पीटीसी वो होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वो होते हैं जो कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, जिनकी रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन के अंदर होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। वो पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ कम हो जाएगी। ठीक है, हम अपने सिलेबस के अंदर एनटीसी के ऊपर गौर कर रहे होते हैं। कभी आप कोई रेफरेंस बुक देखो, कोई रेफरेंस लेक्चर देखो, कहीं से कोई आप एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो और वहां पे आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नजर आ जाए जहां पे सेमीकंडक्टर या थर्मिस्टर कोई ऐसा दिया हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ी थी टेम्परेचर के साथ साथ, तो वहां कंफ्यूज ना होना हो कि भाई गलत पढ़ लिया। गलत नहीं पढ़ लिया था आपने, सही पढ़ा था आपने, एनटीसी टाइप पढ़ी थी। ठीक है, तो हम अपने सिलेबस के अंदर अकॉर्डिंग टू सीआई सिलेबस हम एनटीसी पे फोकस किए हुए होते हैं। अब ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये इस्तेमाल होते हैं जहां पे हमने आउटपुट को वेरी करना होता है विद द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़े और आउटपुट वेरी कर जाए, टेम्परेचर कम हो जाए तो आउटपुट आपके पास वेरी कर जाए। एक कॉमन सा नाम तुम्हारे जहन में आ रहा है, वो सही आ रहा है, थर्मोस्टेट। आपके पास ये थर्मोस्टेट की आपने एक नाम सुना होगा, एयर कंडीशन वगैरह के अंदर एक डिवाइस होती है आपके पास, जनाब वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा होता है जनाब, वो यही है। ठीक है, दूसरा जो लगा हुआ है आपके पास आखिरी, वो LDR है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। अब ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर नाम से जाहिर कि इसकी रेजिस्टेंस लाइट पे डिपेंड करती है। किस तरह डिपेंड करती है? ये भी एनटीसी है, तो लाइट के साथ इसकी जो रिलेशन है वो भी इनवर्स है। वो लाइट की ब्राइटनेस ज्यादा होगी, इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। लाइट की ब्राइटनेस कम होगी, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। सर कहाँ इस्तेमाल होता है? जहां पे लाइट की इंटेंसिटी के बेसिस के ऊपर मुझे आउटपुट वेरी करना होता है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल तुम्हारे मोबाइल की ब्राइटनेस, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस पे सेट करते हो ना, वो ये चीज है बेसिकली आपके पास। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लग जाएगा, डेफिनेटली एक पूरा सर्किट डिजाइन होता है, मल्टीपल अदर कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि हाउ इट्स डन, दिस इज हाउ इट्स डन। कभी भी इलेक्ट्रिकल सिंबल में अगर आप ऐसे दो एरोज आते हुए देखें तो उसका मत जाइएगा कि ये लाइट के हवाले से बनाए हुए कि इन पे लाइट इंटेंसिटी पड़ेगी तो इनका फंक्शन चेंज हो जाएगा। और कभी भी किसी इलेक्ट्रिकल सिंबल में ऐसे दो एरोज बाहर की जाने बने हुए तो समझ लें कि ये लाइट इमिटिंग के हवाले से, जैसे एक डायोड हम पढ़ते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, उसका सिंबल भी कुछ इसी तरह का होता है, एलईडी जिसे आप कहते हैं। चलिए, so this was a very detailed introduction regarding resistance and resistors. अब जो हमारे पास मरहला आता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वहां से समझ लें कि इस इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ी सी जान आ जाएगी। ओम्स लॉ को पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के अंदर हम करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस को आपस में मिलाएंगे, इनका रिलेशन देखेंगे। और फिर सर्किट्स की तरफ जाएंगे कि सर्किट्स में क्या वेरिएशन चल रही है, तो ये अलग अलग देखा था। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम ओम्स लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।